नमस्ते, राम राम सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम प्योर पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की। और इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी अनुपम मिश्रा जी को हमसे बात करने के लिए, तो वो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते अनुपम जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राम राम नीरज भाई। जी राम राम। अभी लाइव शुरू करने से पहले ऑफ कैमरा मेरी बात हो रही थी अनुपम जी से, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जिससे मेरी थ्योरी या जो एक जनरल प्री कंसीव्ड नोशन होती है उसे उन्होंने ही टर्न्ड इट ऑन इट्स हेड। वो ये है कि मैं बात कर रहा था मुस्लिम वोट बैंक की, कि जो वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स आए अभी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि बीजेपी को इतनी क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। मुझे तो इस पे भी शक था। मुझे था कि वैसे ही कोई 70-80 या 100 सीट मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी। और इसके लिए मेरी जो धारणा थी वो ये थी कि एक पार्टी है टीएमसी या जो विपक्ष है वो स्टार्ट हो रहा है 27% से, कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की परसेंटेज 26-27% बचाई जा रही है, तो शुरू ही वहां से हो रहे हैं। उसमें अगर भद्र लोग जुड़ जाते हैं, सेक्युलर हिंदू जुड़ जाते हैं, वामपंथी जुड़ जाते हैं, तो उन्हें 27 के आगे जाना है, क्योंकि भाजपा को 0 से शुरू करना है। तो मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो अनुपम जी ने उसका जो आंसर दिया, मैं चाहता हूँ सब आप उन्हीं के मुंह से सुने। अनुपम जी, आप वो आंसर एक बार फिर बताइए, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 27% वोट बैंक है, एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सरदार पटेल ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था जो मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं उनको सोसाइटी में घुल मिल जाने दो। दाल में नमक की तरह, चाय में शक्कर की तरह, दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने दो, उनको स्प्रेड आउट कर दो। पर नेहरू ने उस समय इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, इनको खास इलाकों में रखना चाहिए जिसमें इनके अंदर एक सुरक्षा की भावना है। तो मुसलमान खास इलाकों में रहने लगे और आज देश का ऐसा कोई भी शहर नहीं है यहाँ पे एक मुस्लिम इलाका ना हो। अक्सर आप सुनते होंगे प्रशासन, पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि मीडिया मुस्लिम इलाकों की बात करता है। तो जब ये मुस्लिम इलाका, क्या है, इनको गेटोज कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो गेटोइजेशन है, ये इन्होंने सोचा कि हम खास इलाकों में रहेंगे और वहां पे हमारी तादाद इतनी होगी कि हम तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, सही है, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाहर आप क्या हो गए। तो जो 27% जिस वोट बैंक की बात आपने की बंगाल में, वो खास सीटों तक लिमिट रह गया। उसके बाहर क्या? उसके बाहर तो हिंदू जिसको चाहेगा वो जीतेगा, हिंदू जिसको चाहेगा वो हारेगा। हिंदू का भद्र लोग, हिंदू का जो बहुतायत संख्या थी, वो जब तक ममता बनर्जी के साथ थी, ममता जीत रही थी, तो वो ममता के खिलाफ हो गई, ममता हार गई और 27% वोट बैंक उनको नहीं बचा पाया। असम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। असम में ये जो 34-35% वोट बैंक, 1/3 से ज्यादा, तो वो भी खास सीटों तक था, 35-36 सीटों तक था। इन 35-36 सीटों पे मुसलमान फैसला करते थे कौन जीतेगा कौन हारेगा। डीलिमिटेशन के दौरान हिमंता बिश्वा शर्मा ने उसको सुनिश्चित किया कि 35-36 से घट के 22-23 पे आ गए। उन्होंने कहा तुम केवल 22-23 पे तय करोगे, और उसने उसका जो वो एक डिलिमिटेशन हुआ इस आधार पे हुआ कि मुस्लिम्स और गेटवाइज कर दिए गए और पास कर दिए गए। वो सीटों का जो कह रहे हैं, जो काट छाट हुई इस तरह हुई कि पता चला कि 22 सीटों पे तो जिसको मुसलमान चाहेगा वही जीतेगा, पर 22 सीटों के बाद मुसलमान की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी वोट में। और इसीलिए असम में आपने देखा वो 22 पे ही मामला निपट गया। तो आपने गेटवाइजेशन करके, नंबर 2। तीसरी और आखिरी बात, मेरा मानना है कि इस देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। देखिए, वोट बैंक वो होता है जो जिताता है और हराता है। 2014 से वो ओवैसी कहता था, सुना वो मोदी वजीर आजम बनेगा, हम भी देखेंगे कैसा बनेगा। बन गया ना, बन गया। इमरान मसूद कहते थे मोदी आएगा तो टुकड़े टुकड़े बोटी वोटी कर देंगे, आ गया ना, उसको सलाम बजाते हो। तो माय पॉइंट इज कि आपको गलत, वो आजम खान कहते थे बादशाह कोई भी हो पर हमारी मर्जी के खिलाफ बादशाह नहीं होगा। आज उस आजम खान का बादशाह जेल का वार्डन है। सोचिए इस बात को। तो ये एक मुगालता था मुस्लिम वोट बैंक का। मेरा यह मानना है कि इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, जो कि 80% है।
उस हिंदू वोट बैंक ने जब चाहा इंदिरा जीती, उस हिंदू वोट बैंक ने जब चाहा मोरारजी देसाई और जनता पार्टी जीती, उस हिंदू वोट बैंक ने जब चाहा राजीव गांधी को नेहरू से ज्यादा सीट दे दी, उस हिंदू वोट बैंक ने जब चाहा अटल बिहारी को जिता दिया, उस हिंदू वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती को स्पष्ट बहुमत दे दिया। उसी हिंदू वोट बैंक ने 2012 में उसके 5 साल बाद अखिलेश यादव को स्पष्ट बहुमत दे दिया, और उसी हिंदू वोट बैंक ने उसके भी 5 साल बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे दिया, जो 2022 में रिपीट हो गया और जो माना जा रहा है 2027 में भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हिंदू जिसको चाहेगा वो देश में होगा, वही प्रदेश में होगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। बिहार में भी आप देख लीजिए। तो इसीलिए हिंदुओं को डिवाइड करने की लगातार बात भी होती है। अच्छा, फाइनली एक बात, ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े से बड़ा पत्रकार हो, बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक हो, पर जमीन पे राजनीति करने वाला एक छोटा सा छोटा कॉर्पोरेटर उससे ज्यादा राजनीति जानता है। क्यों? उस जमीन पे जाता है, वो एक एक वोट के लिए संघर्ष करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इनको मालूम नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं वो आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है, पर आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए आश्चर्यजनक नहीं, बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं। तो फिर वो अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं ला रहे हैं? बदलाव इससे नहीं ला रहे हैं, वो कैलिफोर्निया में बंदर पकड़ते हैं, तो पतली सुराही वाले बर्तन होते हैं और उसके अंदर वो नट्स डाल देते हैं। बंदर ने अंदर हाथ डालता है, हाथ अंदर चला जाता है, मुट्ठी भर नट्स पकड़ लेता है, जैसे ही मुट्ठी बंधी हाथ निकलता नहीं। अब बंदर चाहे तो अपनी आजादी पा सकता है, उसको सिर्फ ये करना है मुट्ठी खोल देना है, पर उसका लालच इतना ज्यादा होता है मुट्ठी खुलती नहीं, वो बंदर पकड़ा जाता है। तो ये वही मुट्ठी इनकी वही 20%, 22%, 17%, 14%, 25%, 27%, 30% जो मुस्लिम वोट बैंक इनकी मुट्ठी खुल नहीं रही है, और ये चुनाव हार रहे, चुनाव हार रहे। वरना ऐसी बात नहीं कि इनको नहीं समझ में आ रहा, इन्होंने इसका रास्ता दूसरा निकाला। इनको समझ में आ गया कि इस देश में एक ही वोट बैंक है, और ये बात उनको अनुपम मिश्रा और नीरज अत्री से पहले समझ में आ गई, और उनको समझ में आ गया इस देश में एक ही वोट बैंक है जिसका नाम हिंदू वोट बैंक है। इसलिए हिंदुओं को बांटने के लिए रोज रोज षड्यंत्र। ओके, अच्छा, नहीं तो फिर ये बताइए मुझे कि अगर उन्हें बात समझ में आई है तो उन्हें बांटने की बजाय उन्हें कंसोलिडेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सिर्फ बीजेपी ये बात करती है, जब भी करती है, बाकी तो ये सारे के सारे जो चिंदी अलायंस है जितने का जितना, वो सारा तो बांटने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक और स्टुपिडिटी है बहुत बड़ी। फिर मैंने अभी बताया ना, वो मुट्ठी नहीं खुल रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक का लालच नहीं जा रहा है, और हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की बात आप तभी कर पाएंगे जब आप उसका लालच छोड़ सके। वो लालच आप छोड़ने को तैयार नहीं। जी, अच्छा, तो इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं 2027 के लिए। आपने बीच में कहा भी कि आएंगे, तो मुझे दो चीजें जो मैं जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं। पहली, जो आज का जो थंबनेल मैंने डाला है, योगी जी ने बोला कि अब कोई माफिया खुली जीप में वेपन लहराकर, पिस्तौल लहराकर हिंदू को डरा नहीं सकता। दूसरी तरफ अब आप देखिए कि अखिलेश यादव हनुमान जयंती, हनुमान आरती कर रहा है, चालीसा पढ़ रहा है, तो वो भी एक तरह से अपना रंग बदलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये जो 2027 की जो बिसात बिछ रही है, उसमें जो आपने बोला कि हिंदू वोट बैंक है, अब आपकी बात करते रहते मुझे बोलते बोलते ये चीज ध्यान में कि क्या इस उसी रास्ते पे जा रहे हैं क्या ये? देखिए, बात सुने, जो हिंदू वोट बैंक है, खास तौर से अखिलेश यादव के संदर्भ में, जरा कभी आप दक्षिण को देखें, तमिलनाडु को देखें। तमिलनाडु में ये हिंदू वोट बैंक क्यों नहीं कारगर है? अगर हिंदू वोट बैंक ही फैसला कर रहा है तो क्यों नहीं कारगर है? इसलिए नहीं कारगर है क्योंकि वहां नट्स नहीं है, वहां बंदर पकड़ा नहीं जाता, वहां मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, वहां पे इतना मुस्लिम वोट बैंक नहीं है जिसके लालच में आपका हाथ पकड़ा जाए। वहां पे आप भी हिंदू, तो वो वहां पे, और उसपे हिंदुओं में बड़ा सफल डिवीजन किया गया है। तमिलनाडु में आप देखें, जिस तरह आज से 100 साल से ब्राह्मणों को टारगेट पे लिया गया, एक कम्युनिटी को टारगेट पे लेके आपने पूरे समाज को ओबीसी बना। अब पता चला कि तमिलनाडु की 80% जनता ओबीसी घूम रही है। बताइए, कमाल के लोग हैं। तो सब ओबीसी हो गए, ब्राह्मणों को भगा दिया, क्षत्रियों को हटा दिया, वैश्यों को हटा दिया, सब ओबीसी हो गए। भाई कमाल की बात है, वंडरफुल। पंजाब में देखिए आप, पंजाब में देश का सबसे बड़ी दलित पॉपुलेशन है, 35%।
लेकिन पंजाब में काशीराम राजनीति नहीं कर पाए, उनको राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। जो आदमी पंजाब में पला बढ़ा पैदा हुआ, पंजाब में शुरू किया, उसको पंजाब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी दलित राजनीति पंजाब में नहीं चली। भाई आप हिंदू, आप इसको हर जगह, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को डिवाइड करना बहुत आसान हो गया। पंजाब में आप सिखों को डिवाइड नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश यहां पे हिंदुओं को डिवाइड किया, कई बार डिवाइड किया, बार बार डिवाइड किया, लेकिन अंततः हिंदू को बात समझ में आ गई। अब जैसे आप अखिलेश यादव की बात करते हैं, अब वो बड़ा मंगल पे प्रसाद बांट रहे, हनुमान जी जय हनुमान जी कह के, बजरंग बली की जय, और उनका जो दाहिना हाथ है सस्ता सा चाणक्य लक्ष्मण यादव, वो हनुमान जी के लिए कहते हैं बंदर सूरज खा गया। बड़ा वायरल वीडियो है। दुर्गा जी को 8 हाथ की औरत दुर्गा जी को 8 हाथ की औरत कहते हैं। अब ये अखिलेश यादव की बुद्धि है, जिनको ये लगता है कि मैं प्रसाद बांट के हिंदुओं के वोट ले लूंगा, और लक्ष्मण यादव से हिंदुओं को गाली दिला के मुस्लिमों के वोट ले लूंगा, और राजकुमार भाटी से मुसलमानों की तारीफ करा के सारे वोट ले लूंगा। होता क्या है कि ना आप दीन के रहते हैं ना दुनिया के, ना इधर का वोट बचता ना इधर का। जी, तो अच्छा, ये जो आपने क्योंकि राजकुमार भाटी का नाम लिया है, मैं देख रहा हूं कि वो कंसिस्टेंटली जो एक कैटेगरी को तो गरियाता रहता है, लेकिन अभी बीच में जब बहुत ज्यादा बैकफुट पे धकेला तो उसने एक आधी स्टेटमेंट, थोड़ी माफी भी मांगी, उसने ऑन कैमरा आके माफी मांगी, लेकिन उसके बाद फिर से उसका वही राग दोबारा शुरू हो जाता है। तो कहने को जिस तरह से उन्होंने लालू की पार्टी ने वो रखा था, एक मनोज झा को रखा हुआ है कि वो भी प्रोफेसर है तो ये भी प्रोफेसर है, पर ये तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश के लिए और खड्डा खोदते जा रहे हैं, इन्हें रिस्ट्रेन नहीं कर पाते क्या वो? नहीं, पहली बात, राजकुमार भाटी कोई प्रोफेसर ऑफिसर नहीं है, वो शायद कहीं पे माध्यमिक आदमी कुछ पढ़ाता रहा होगा, वो भी ऐसे ही। दूसरी बात, प्रोफेसर तो उनके यहाँ जो राम गोपाल यादव वो भी फर्जी प्रोफेसर, वो भी वहां पे तो उस पूरी बेल्ट में सफाई खानदान ने दर्जनों में डिग्री कॉलेज खोल लिए, उसी में प्रोफेसर खुद ही हो गए। वो सब जाने दीजिए, बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो अपने ही कॉलेज में सब प्रोफेसर हो जाते हैं। बड़ी बात यह है, जो राजकुमार भाटी ने एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला होता है, कहते हैं अंग्रेजी में, वो फॉर्मूला जो कि समय के साथ कई बार सिद्ध हो चुका हो। तो भाई टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है साउथ इंडिया में कि एक जो आपको छोटी बिरादरी नजर आती हो, जो संख्या में कम नजर आते हो, लेकिन फिर भी आपको वो, चूंकि आपके हिंदू पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो आपने ब्राह्मणों को निशाने पे लिया और आपने 100 साल से राजनीति की पेरियार ने शुरू की। आप इसको देखें, आप सेंट जेवियर्स का देखें, गोवा में सेंट जेवियर्स जब अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं, अपने घर वालों को चिट्ठी लिखते हैं, तो ब्राह्मणों को अलग से मेंशन करते हैं कि had it not been for the Brahmins, we would have converted the entire country in 2 years। ठीक है, तो वो ब्राह्मणों को अलग से, वो उसी को कर रहे हैं। अच्छा, लालू यादव ने इसको कई बार सफलता पूर्वक किया। लालू यादव ने 90 के दशक में इस तरह की बातें बहुत ढेर सारी की, ब्राह्मण। मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं किया। फिर अखिलेश यादव ने लालू यादव से एक वो लिया, जिसे कहना चाहिए। अब देखिए, जब शुरुआत में काशीराम ने राजनीति शुरू की थी, तो भी उन्होंने इसी तरह की बात शुरू की थी, तिलक तराजू कलम तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू वैश्य, कलम कायस्थ और तलवार छत्री, इन चारों को जूते मारने की बात की उन्होंने। बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे यहाँ प्रयागराज में कहीं कहा काशीराम ने, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों को मिटाना नहीं चाहता हूं, अगर ब्राह्मण अगर मिट जाएगा तो हम झाड़ू किससे लगवाएंगे। तो अच्छा, हाँ, शुरुआत इस तरह से हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपकी सत्ता बढ़ने लगी, जब आप ताकत में आने लगे, आपको लगा कि केवल इसी आइडिया पे, केवल इस फिलॉसफी पे हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपका नारा बदल के हो गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और देखने की बात यह है कि अंबेडकर की फिलॉसफी को एंडोर्स करने वाले तमाम लोग, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले तमाम लोगों में से एक भी आदमी ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अंबेडकर की तरह नहीं स्वीकार किया। काशीराम मरते मर गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मायावती ने आज तक नहीं छोड़ा, ये चंद्रशेखर जाटव जो घूम रहा है आजकल, इसने भी नहीं छोड़ा।
बात समझिए, इनके लिए तो बहुत आसान है ना कि आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, आप बौद्ध क्यों नहीं होते, पर इनको मालूम है कि जिस दिन हम बौद्ध हो जाएंगे उस दिन हमारा हिंदुओं के बीच से एकदम ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि आपको चुने हुए जो दलित पॉलिटिशियन बौद्ध 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 हंगामा बचाते नजर आते हैं, हकीकत ये कि गांवों में जो ज्यादातर दलित है, वो अलग बात है कि उनको अब ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग, पर वो अभी भी खांटी हिंदू है। इसमें तो कोई शक नहीं। जी, तो मैं वापस वो योगी जी वाले उस पे आ रहा हूँ कि योगी जी ने जब ये बोला तो इस पे बड़ा हंगामा, मतलब मीडिया वालों ने जो उन्होंने किया कि इन्होंने हिंदू क्यों बोला, इन्हें तो सबके बारे में बोल सकते थे। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि योगी जी ने, वैसे तो वो आज पूरी देश में अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, जहां पे कहीं पर भी थोड़ी अराजकता दिखती है वहां पे लोग बोलते हैं कि हमें योगी मॉडल चाहिए। पंजाब में भी ये आवाज उठती है, तमिलनाडु में उठ जाती है, वेस्ट बंगाल में उठ जाती है। तो अब उन्हें जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्या उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मुझे भी हेमंता की तरह कि मुझे दूसरा वोट चाहिए ही नहीं है? नहीं, हेमंता ने इस तरह की बातें बहुत बाद में शुरू की। शुरुआत तो योगी ने एकदम शुरू में कहा था मैं ईद नहीं मनाता। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरा ईद से क्या लेना देना। He started, वो अलग बात है कि हेमंता बहुत बहुत एग्रेसिव हो गए, तो ज्यादा हो गए। अब तो शुभेंदु भी बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ ने एक रेखा खींची है, इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि उसको मैच करते करते तमाम मुख्यमंत्री, आप देखिए, आप उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को देख लें, आप सम्राट चौधरी को देख सकते हैं। उनका बुलडोजर मॉडल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी चलाया। देखिए पंजाब में बुलडोजर चला रहे हैं, पंजाब में बुलडोजर चला रहे हैं अपराधियों के घर पे। तो ये उनका बुलडोजर मॉडल आप देखिए, विपक्ष तक अपना चुका है, विपक्ष अपना चुका है। तो उन्होंने एक लंबी रेखा बहुत पहले से खींच दी, और इसका एक कारण है, आपको समझना पड़ेगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई ऐसा सिक्का नहीं होता जिसके एक ही दोनों तरफ सन या दोनों तरफ या हेड हो या दोनों तरफ टेल हो। ऐसा सिर्फ एक ही सिक्का था अमिताभ बच्चन के पास फिल्म शोले में, दूसरा सिक्का मैंने नहीं देखा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब जो बात, मतलब एक आदमी की जो पर्सनालिटी होती है तो उसका एक पार्ट फेवरेबल होता है और उसका दूसरा पार्ट उतना फेवरेबल नहीं होता है। योगी जी का क्या है कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो राजनीतिक है ही नहीं। तो इसकी वजह से उन्होंने जिस तरह के स्टेप्स उठा लिए और जिस तरह उन्होंने देश में चुनाव का तरीका बदल दिया, राजनीति का तरीका बदल दिया, कि आज उसी रास्ते पे पुष्कर चल रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं, उसी रास्ते पे सम्राट चौधरी चल रहे हैं, उसी रास्ते पे शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं, उसी रास्ते पे हिमंता बिश्वा शर्मा चल रहे हैं, कभी कभी उस रास्ते पे आपको देवेंद्र फडणवीस भी चलते नजर आते हैं, और तो और उस रास्ते पे आपको विपक्ष के नेता चलते नजर आते हैं। इसका कारण ये कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनीतिक आदमी नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने वो रिस्क ले लिया, वो ऐसे तमाम रिस्क जो मैं टीवी पे कह नहीं सकता, जिसने उत्तर प्रदेश की एकदम दशा और दिशा से बदल दी। आप सोचे कि 20,000 के आसपास ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हो चुके हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसमें पुलिस एक पांव पे गोली मार के छोड़ी, 20,000 लोगों के साथ हो चुका है 10 साल में। तो उसमें 20,000 में से एक आदमी कोर्ट ये कहने नहीं गया कि साहब हमें गलत मारा। आप सोच सकते हैं इनमें से एक निर्दोष को नहीं मारा। तो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया, ये इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है, इसका एक दूसरा नेगेटिव पहलू ये है कि उनको पॉलिटिकल क्लास में यकीन नहीं है, उन्हें पॉलिटिशियंस पे यकीन नहीं है। तो वो आज तक अपनी टीम ही नहीं बना पाए। वो बड़े अपने अंदाज में वो करते हैं, और वो मतलब आज तक उनकी कोई, जिसे कहना चाहिए, कोटरी नहीं है। उन्हें पॉलिटिशियंस पे यकीन नहीं है। ऐसे में उनका जो, जिसे कहना चाहिए, डिपेंडेंस है, उनकी जो निर्भरता है, वो ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जो उनके विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो बिल्कुल भी उनके हाथ में ताकत नहीं बचती है। मैं अक्सर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थाने से मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। अच्छा। तो हाँ, तो इसका उल्टा भी होता है ना, विधायक अपने इलाके में अनपॉपुलर हो जाता है। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो सब अपने अपने इलाके में
अलोकप्रिय हो जाते हैं, उनका विरोध होने लगता है कि साहब आपको सत्ता में है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है जब आदमी पॉलिटिशियन होता है। जब आदमी पॉलिटिशियन नहीं होता तो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। सत्ता एकदम एकदम आप देखेंगे मुख्यमंत्री ऑफिस में सीमित हो जाती है। दोनों पहलू हैं। पर ये तो एक बड़ा सीरियस चैलेंज होगा फिर योगी जी के लिए, क्योंकि पॉलिटिशियन जिस तरह से अपने देश में नीचे से उठ के जाते हैं, तो वो तो बड़ी गंदी सी प्रक्रिया है, और उसमें फिर वही छंट के आता है जो उस तरह का मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि जो उस मानसिकता के लोग होते हैं। तो ठीक है, योगी जी उन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें दूसरा योगी कैसे मिलेगा? क्योंकि देश को नहीं तो दूसरा आपको क्या उत्तर प्रदेश में दूसरा योगी नजर आता है? अभी मैं आम आदमी जो उत्तर प्रदेश से नहीं बिलोंग करता उससे पूछ लूं कि आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के नाम गिना दिए, आप नहीं गिना पाएंगे। आप जानते ही नहीं किसी को। देखिए इसका रीजन है, उत्तर प्रदेश में 2014 में और 2017 में, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, वो मोदी के चेहरे पे वोट पड़ा था। और उस मोदी के चेहरे पे एक ऐसी आंधी थी, जैसे एक जमाने में कहा जाता था इंदिरा गांधी अगर बिजली के खंबे को टिकट दे दे तो बिजली का खंबा जीत जाए, उसी तरह की आंधी थी। हर आदमी, मतलब ज्यादातर लोग पहली बार चुने गए, लेकिन अभी 10 साल बाद भी अगर उनको लोग नहीं पहचानते, या 10 साल बाद तक भी वो लोग अपनी अपनी पहचान नहीं बना पाए, तो उसका कारण है क्योंकि उनके हाथों में बहुत ताकत नहीं है। बहुत ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि योगी को पॉलिटिकल क्लास पे यकीन नहीं है। योगी भाई चूंकि उनको रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं, वो महंत आदमी, उसके बाद उनका कोई परिवार का कोई लेना देना नहीं। उनकी बहन आज भी चाय बना रही, कितने मामूली स्तर पे उनकी मां रह रही, आपने देखा। तो चूंकि ना उनको परिवारवाद से कोई मतलब, ना भ्रष्टाचार से कोई मतलब, तो अब हर आदमी तो योगी नहीं हो सकता ना राजनीति में। ठीक बात है। मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो पता है क्यों पूछा मैंने? लाला लाजपत राय जी की राइटिंग्स हैं, उसमें उन्होंने बोला था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो इस देश को सियासी सन्यासियों की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो एक योगी जी दिखाई देते हैं, जबकि हमें तो हर स्टेट में चाहिए और सेंटर में भी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर और योगी आएंगे कहां से? मैं इस सेंस में कह रहा था। नीरज जी, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। 2017 के पहले कितने लोग योगी आदित्यनाथ को जानते थे? समय आया तो योगी आ गए, समय आएगा तो और योगी आएंगे। इस पृथ्वी पे हमेशा वीर पैदा होते रहे हैं। जी, ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में जो 2027 में पहले जो हुआ था, अभी पिछले इलेक्शंस में बहुत सारी सीटें निकल गई भाजपा के हाथ से। तो उससे जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, उनको वो कहते हैं ना कि जैसे कुत्ते को खून की वो आ जाती है, सुगंध आ जाती है, उन्हें लगता है कि शायद अब हम इसे हटा सकते हैं। तो 2027 में क्या आपको लगता है कि कांटे की टक्कर रहेगी, या जैसे वेस्ट बंगाल में वैसा हो सकता? देखिए एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पश्चिम बंगाल या असम की तरह कुछ सीटों पर केंद्रित नहीं है, फैला हुआ है। वो सीटों पे बहुत ज्यादा है, पर बाकी सीटों पर भी मैटर करता है। इसलिए यहां एकदम सुपड़ा नहीं साफ होता लोगों का, पहली बात। परंतु लोगों को समझना पड़ेगा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जीते नहीं थे, भाजपा हारी थी। अखिलेश नहीं जीते थे, भाजपा खुद से हार गई थी। इसका कारण समझिए। आप देखिए चुनाव में आधे चरण हो गए थे, आधे चरण बाकी थे, उसके बीच में जेपी नड्डा कहते हैं हमें आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, हमें आरएसएस की जरूरत। आज मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है इतनी बड़ी चुनावी मशीन है, 24/7 राजनीति करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ी चुनावी मशीन है। इसमें कोई भी शक नहीं कि मैंने अमित शाह जैसा चाणक्य पॉलिटिशियन दूसरा नहीं देखा। गजब के चाणक्य है और गजब की उनकी वो है, पकड़ है। बल्कि अमित शाह जिस तरह के रिस्क लेते हैं, मैंने आज तक दुनिया में किसी को इस तरह के चैलेंज करते नहीं देखा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। आप सोचिए नीरज जी, इसको मैं हर चैनल पे कहता हूं कि फर्ज कीजिए 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल को 2 आदमी मार दिए जाते, तो लोग कहते हैं अमित शाह के बाद ड्यूटी।
कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, और करके भी दिखाया। उन्होंने कहा 15 दिन बंगाल में रहूंगा, ममता को हरा के जाऊंगा, 21 दिन रहे, हरा गए। बंगाल की जीत उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की, पंजाब पहुंच गए। तो इसमें दो राय नहीं कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये 24/7 पॉलिटिशियन है, जबरदस्त पॉलिटिकल मशीन है, जबरदस्त राजनीतिक मशीन है। हैविंग सेड दिस, ये पूरी बात कहने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति की सफलता की जड़ में आरएसएस, बिना आरएसएस के संभव नहीं है। बंगाल में आप इसलिए जीते क्योंकि बंगाल में 25-30 साल से आरएसएस मेहनत कर रही थी, और आप जाके देखिए कि बंगाल में आरएसएस के साथ क्या गजब का तालमेल नजर आया। मैंने बंगाल में आरएसएस वालों से पूछा, मैंने बंगाल में भाजपा वालों से पूछा, गजब की एक ट्यूनिंग थी। लेकिन 2024 में वो ट्यूनिंग टूट गई थी। एक आरएसएस वाला आदमी, अब जो भी इन लोगों के बीच में मतभेद रहा हो, पर 2024 में आरएसएस निकली नहीं। तमिलनाडु में आप अब तक अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि स्टालिन ने वहां आरएसएस को खड़ा नहीं होने दिया। आरएसएस को शाखा लगाने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता, पार्क नहीं मिलता, पथ संचालन नहीं करने दिया जाता है। पथ संचालन के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आरएसएस से जुड़े हुए आदमियों को सरकारी नौकर हैं तो बर्खास्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, नोटिस आ जाती है। तो उन्होंने आरएसएस को जड़ नहीं जमाने दिया। आरएसएस की जड़ देखे केरल में जमी। आज इस बार के चुनाव में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को केरल में मुस्लिम लीग से ज्यादा वोट मिला है, उनका वोट मुस्लिम लीग से ज्यादा है। तो उन्होंने एक बड़ी सशक्त, चूंकि आरएसएस में खड़े भी हुए हैं और आरएसएस में बहुत ढेर सारे आरएसएस के कार्यकर्ता केरल में मारे भी गए, बंगाल में मारे गए। तो ये इनके आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खून की नींव है जिसमें भाजपा खड़ी होती है। तो अब वो इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। 2022 में भी कहते थे योगी को हटा देंगे क्योंकि योगी के नाम पे चुनाव नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि नितिन नवीन जो नए भाजपा के अध्यक्ष बने, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे और योगी जी हैट्रिक करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस ने खुल के कहा है कि योगी के विरोध को हम पार्टी के विरोध मानेंगे, आरएसएस ने कहा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो आप समझें कि पिछले 2 साल में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की आधा दर्जन से ज्यादा मीटिंग हो चुकी। इतना तो ये अपने बाकी क्षेत्रीय प्रचारकों से नहीं मिले होंगे जितना योगी से मिले। तो आप मान के चलें, अभी तक जो हालात, मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 के आधार पे अगर कोई विपक्षी पार्टी या अखिलेश यादव कुछ दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा कि 2024 में अखिलेश जीते नहीं थे, भाजपा हारी थी और आंतरिक मतभेदों से हारी थी, आरएसएस की अनुपस्थित से हारी थी। ओके। तो जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा जीती नहीं, यहाँ पे टीएमसी हारी है। तो क्या ये भी ठीक है कि उन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया कि उन्होंने अपने आप ही हिंदू की रिवर्स कंसोलिडेशन कर दी कि उन्होंने सोच लिया हम भाजपा को वोट देंगे? एक तो बंगाल में कई चीजें एक साथ हो गई। संदेश खाली वाली घटना हो गई, आरजी कार वाली घटना हो गई, फिर बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में भद्रलोक ने अपना भविष्य देख लिया। अच्छा, बांग्लादेश में भद्रलोक को अपना भविष्य नजर आ गया। और एक जमाने में इन्होंने कहा था, प्रशांत किशोर ने, कि बंगाल में भाजपा तब जीतेगी जब 10 में से 9 हिंदू भाजपा को वोट देगा। अभी आप देखिए, फाल्ता में चुनाव हुआ, वहां पे जितना 27, 28, 29% मुसलमान है, उतने ही % वोट मिले विपक्ष को। 71% हिंदू है, 71% वोट मिला भाजपा को। तो अब तो मैं देख रहा हूं 10 में से 10 वोट हिंदू को चला गया, है ना। तो वहां पे बांग्लादेश का बहुत ज्यादा असर हुआ। जी, मैं एक ऑब्जर्वेशन देके फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जिस दिन ना वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स आ रहे थे या इलेक्शन ना, अभी लास्ट फेज की वोटिंग हो रही थी, फाल्ता में ही थी। तो वो जो देवदत्त मांझी हैं वो मेरे साथ बैठे हुए थे, हम टीवी देख रहे थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था फाल्ता के बारे में। वो कह रहे थे कि नीरज जी, फाल्ता में बीजेपी का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब देवदत्त मांझी ने बोला, और उसके बाद अब देखा कि वहां पर भी आ गए, तो
वो भी सरप्राइज हुए कि इसका मतलब 100% हिंदू ने वोट उन्हें किया है। जी, इस देश में एक ही वोट बैंक है नीरज जी, ध्यान रखिएगा। ये आज अब नई चीज है, बिल्कुल मेरे लिए एक नया पर्सपेक्टिव है ये। चलिए, ठीक है अनुपम जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मेरी ओर से भी, दर्शकों की ओर से। आपका बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए नीरज जी। राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को राम राम, करते हैं समापन हम यहाँ पे।